क्वेश्चन आपके सामने है अति लघुतरात्मक प्रश्न। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न कल हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। और लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और 2012 से लेकर 2020 तक के पेपर में जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मोस्टली आपको काम करवा दिया गया है। आपकी क्लासेस के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता जो आपके पास, ऐसा क्वेश्चन जो आपको ना आए, लेकिन फिर भी हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2a प्लस बी इक्वल टू 2c, समीकरण दी हुई है 2a प्लस बी इक्वल टू 2c में a के लुप्त होने का वेग 5 × 10 की पावर -4। a के लुप्त होने का वेग 5 × 10 की -4। तो इसका मैंने आपको कल भी कहा था कि इसको इस तरह से लिख ले कि ये दो टॉफियां हैं प्लस ये एक टॉफी है इक्वल टू ये दो टॉफियां हैं। अब दो टॉफियों का रेट आपको दे दिया गया, वेग यानी रेट 5 × 10 की -4। ये दो टॉफियों का रेट है, यानी दो टॉफियां 5 रुपए की आती हैं। दो टॉफियां 5 रुपए की आती हैं। तो अब बता सकते हो एक टॉफी कितने रुपए की आएगी? यस, रिप्लाई करें। दो टॉफियां 5 रुपए की आती हैं तो एक टॉफी कितने रुपए की आएगी? दो टॉफियां 5 रुपए की हैं तो एक टॉफी बिल्कुल 2.5 रुपए की आएगी। तो यानी कि इसका जो वेग आएगा वो आपके पास आएगा 2.5 × 10 की -4। 2.5 ये जो 10 की -4 है एच आ जाएगा। और इसका फिर ये दो टॉफियां आ गई। तो दो टॉफियां हम पहले डिस्कस कर चुके कि 5 रुपए की आती हैं, तो दो टॉफियां 5 रुपए की ही आती हैं। तो इसका वेग सी के, अब अपना उत्तर निकल गया क्या? अगले ने कहा एक के लुप्त होने का वेग 5 × 10 की -4 है। पेपर में आपको डायरेक्ट आंसर देना है, इसका फार्मूला लगा के करने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का प्रश्न आपका आना है इस तरह का। तो बी के लुप्त होने का वेग क्या होगा? बी के लुप्त होने का वेग 2.5 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। और सी के बनने का वेग क्या होगा? सी के बनने का वेग 5 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3 के लिए तात्क्षणिक वेग की अवकल समीकरण लिखिए। तो तात्क्षणिक वेग बराबर N2 अभिकारक है, अभिकारक है तो निशान आएगा माइनस का। N2 की सांद्रता में परिवर्तन, क्योंकि तात्क्षणिक वेग लिख रहे हैं इसलिए डी लगाएंगे, बटे परिवर्तन में लगा समय, बराबर H2 अभिकारक है तो निशान आएगा माइनस का, गुना वाली राशि बटे में आ जाएगी 1/3। और H2 की सांद्रता में परिवर्तन, H2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, H2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बराबर गुना वाली राशि बटे में आ जाएगी। और NH3 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और क्योंकि ये उत्पाद है तो इसलिए जो साइन है वो प्लस का रहेगा। क्लियर? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो सेम उसी तरीके से ही ये हमारी तात्क्षणिक वेग की अवकल समीकरण आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, 2a + b a + 2b इक्वल टू उत्पाद में a की सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 8 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग 8 गुना बढ़ जाता है। तो हमें पता है वेग समानुपाती होता है
अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, और उनकी जो पावर होती है वो होती है कोटि। तो माना ए की कोटि x और बी की कोटि y। अब आपने आंसर देने हैं। उसने कहा ए की सांद्रता 2 गुनी कर दी, तो ए की सांद्रता 2 गुनी कर दी, वेग 8 गुना बढ़ गया, वेग 8 गुना बढ़ गया, तो ए की कोटि कितनी है? क्विकली रिप्लाई। ए की कोटि कितनी है? रिप्लाई करें फास्ट। बहुत बढ़िया, ए की कोटि, वेरी गुड। अदर स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करें, ए की कोटि कितनी है? ए की कोटि, जब हमने ए की सांद्रता को 2 गुना किया, ए की सांद्रता को 2 गुना किया तो वेग 8 गुना हो गया। तो कोटि पावर होती है, ए की पावर कोटि होती है, तो 2 की पावर कितनी करे कि 8 हो जाए? तो 2 की पावर 3, बिल्कुल ए की कोटि 3 आएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो हमें ए की कोटि पता लग गई, कितनी है ए की कोटि? 3। ए की कोटि 3। अब अगला देखें, अगले में कहता है बी की सांद्रता को 3 गुना किया, बी की सांद्रता को 3 गुना किया। अब बी की सांद्रता को 3 गुना कर दिया तो वेग 9 गुना बढ़ गया। बी की सांद्रता को 3 गुना किया तो वेग 9 गुना बढ़ गया। अब बताओ 3 की पावर कितनी करे कि 9 हो जाए? 3 की पावर आपने सोचनी है, 3 की पावर कितनी करे कि 9 हो जाए? बी की कोटि बताओ क्विकली। बी की कोटि यानी बी की पावर कितनी होगी? बहुत बढ़िया, 2। बी की पावर 2 आएगी यहाँ, तो यानी बी की कोटि 2 आ गई। बी की कोटि 2 आ गई, तो कुल कोटि कितनी हो गई? 5 हो गई। कुल कोटि 5 हो गई। और वेग नियम क्या बनेगा? वेग समानुपाती है ए की पावर 3 और बी की पावर 2 के। ये वेग नियम बन गया आपके पास। वेग नियम पूछेगा आपसे तो वेग नियम ये बन गया आपके पास। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो आपका मतलब, इसका मतलब आपको काम सही आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, a + 2b = उत्पाद में, अब समीकरण देखें, 2-3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो मतलब आपको समझ आ गया ये प्रश्न। तो a की पावर x, b की पावर y, ये वेग नियम है हमारा, क्योंकि वेग नियम ही पूछ रहा है हमसे। वो वेग नियम लिखिए, अभिक्रिया की कोटि और वेग नियम। तो a की पावर x, b की पावर y। अब कहता है a की सांद्रता को 2 गुना किया, तो a की सांद्रता को 2 गुना कर दो, कर दिया। वेग 4 गुना बढ़ गया, वेग 4 गुना बढ़ा दिया। अब बताओ कोटि कितनी है? ए की कोटि, ए की कोटि कितनी है? बहुत बढ़िया, ए की कोटि, वेरी गुड। ए की कोटि कितनी है? 2। ए की कोटि 2 है, बिल्कुल ए की कोटि 2 है। तो ये पता लग गया अपने को कि ए की कोटि 2 है। किसी को डाउट हो तो वो कंसल्ट कर सकता है, बिल्कुल अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पुट कर सकता है। बी की सांद्रता को 3 गुना किया, बी की सांद्रता को 3 गुना कर दिया, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी वेग में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इस बार बी की सांद्रता को 3 गुना किया तो वेग वेग ही रह गया, जैसा था वैसा ही रह गया। तो अब बताएं बी की कोटि बताएं क्विकली। बी की सांद्रता को तो 3 गुना कर दिया पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो बी की कोटि क्या होगी? बी की कोटि, वेरी गुड, बी की कोटि स्थिर सिंह 1 नहीं आएगी। सांद्रता नहीं, सांद्रता बदली पर वेग नहीं बदला, इसका मतलब कोटि 0 है। कोटि सतवीर का कहा है? सतवीर का सुखवीर सिंह 0 कोटि आएगी। सतवीर सिंह क्लियर है तो हैंड रेज कर दो। नरेश कुमार समझ आ गया है? नरेश का आंसर कोटि 1 था, 1 नहीं आएगी। अब देखो 1 होती तो क्या होता, देखो मान लो मैं कहूं बी की सांद्रता को 3 गुना किया और कोटि इसकी 1 है, तो 3 की पावर 1 तो 3 होएगा, 3 की पावर 1 तो 3 होएगा, यानी वेग 3 गुना होना चाहिए यहाँ। और अगर बी की कोटि में 0 कर दूं तो 3 की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो यानी वेग को 1 से गुना करेंगे तो वेग को 1 से गुना करेंगे तो वो वेग ही रहेगा। क्लियर? तो बी की सांद्रता को 3 गुना किया और वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कोटि 0 है, बी की कोटि 0 है।
बी की कोटि 0 है तो क्या लिखेंगे, वेग समानुपाती है ए की कोटि 2 और बी की कोटि 0 के। और बी की कोटि 0 आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, इसको हटा दोगे तो भी चलेगा, यानी ये वेग नियम बन गया। ये आपका वेग नियम है। अब समझ आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दें सभी स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो इसका मतलब आपका काम एकदम ओके है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखें आप। अभिक्रिया A+2B इक्वल टू उत्पाद में A की सांद्रता को 4 गुना करने पर वेग समानुपाती है A की पावर x B की पावर y के। अब अगर आपको समझ आ जाता है, आप आंसर दे देते हैं, तो मतलब आपका काम एकदम ओके है। अब देखो क्या कहता है, ए की सांद्रता को 4 गुना करने पर, तो ए की सांद्रता को कर दिया 4 गुना, ए की सांद्रता को 4 गुना, तो वेग 2 गुना हो गया, वेग हो गया 2 गुना। अब बताओ पावर कितनी करूं? बहुत बढ़िया धीरज, वेरी गुड। अदर स्टूडेंट्स पावर कितनी करूं बताओ? ए की सांद्रता को 4 गुना किया तो वेग 2 गुना हो गया। अब 4 की पावर कितनी करूं कि 2 आ जाए? 4 की पावर कितनी करूं कि उत्तर 2 आ जाए? अभी तक एक स्टूडेंट्स का ही सही हुआ है, बहुत बढ़िया रेणु जी। 4 धीरज और रेणु का जवाब बिल्कुल सही है अभी तक। 4 की पावर आधी करेंगे, 4 की पावर आधी कैसे, देखो आप, ये 2 गुना हो गया। अब समझना बात को, ये 2 गुना हो गया तो ये 4 गुना था। पावर आधी का मतलब है रूट हो गया, पावर आधी पावर का मतलब रूट हो गया, तो 4 का रूट 2 होता है, 4 का रूट 2 होता है। नहीं तो 4 के टुकड़े कर लो, देखो इधर 2 है, इधर आप 4 के टुकड़े करें तो 2 इंटू 2, 4 के टुकड़े ये हुए, ये था 4 के टुकड़े किए तो 2 इंटू 2 हुए, पावर आपने सोचनी है। तो ये 2 है, ये हो गया 2 की स्क्वायर है, 4 का मतलब 2 की स्क्वायर हो गया। तो इसकी पावर आधी कर दूं अगर मैं, तो ये वाली पावर और ये वाले बट्टे वाली पावर कट जाएगी, तो 2 बच जाएगा मेरे पास, यानी ये बच जाएगा। तो यानी ए की कोटि आधी है। अब अगर समझ आ गया तो हैंड रेज कर दें, अगर समझ आ गया है तो हैंड रेज कर दें, और डाउट है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट आपने बताना है। अब अगला देखो, बी की सांद्रता को 8 गुना किया तो ये 8 गुना कर दिया, 8 गुना कर दिया बी की सांद्रता को। वेग 2 गुना हो गया, वेग 2 गुना हो गया, तो इधर 8 किया और इधर 2 हो गया, तो अब बताओ ये पावर कितनी है? बहुत बढ़िया लक्ष्मण, रेणु बिल्कुल, रवि गलत है, 1/4 नहीं आएगा। बहुत बढ़िया धीरज, बिल्कुल जो पावर बनेगी वो रिप्लाई करें। इधर स्टूडेंट्स भी, अगर आपको समझ आ रहा है तो रिप्लाई करें। बिल्कुल वो पावर जो होगी वो 1/3 होगी, 1/3, 1/4 नहीं होगी, 1/3। कैसे? अब देखो आप, इधर आपने सांद्रता की कितनी, 8 गुना, सांद्रता की 8 गुना, तो सांद्रता मैंने कर दी 8 गुना, 8 गुना। इसकी पावर मेरे को सोचनी है, और इधर हो गया 2, इधर हो गया 2। अब 8 के गुणनखंड करो आप, तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब आपने ये y सोचना है, तो y को आप अगर 1/3 कर दो तो ये 3 3 कट जाएगा
और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ बी की कोटि जो है वो 1/3 होगी, बी की कोटि 1/3 होगी। तो इस प्रकार वेग नियम क्या बनेगा, वेग समानुपाती है ए की पावर आधी और बी की पावर 1/3 से, आधा और बी की पावर 1/3। तो कुल कोटि बता सकते हैं आप 1/2 प्लस 1/3 कर दें, 1/2 प्लस 1/3 कुल कोटि बताएं अब कितनी होगी, कुल कोटि कितनी होगी, रिप्लाई करें। धीरज बाबू गलत है, ए की पावर आधी और बी की पावर 1/3, तो कुल कोटि 5/6 होगी। बिल्कुल कुल कोटि होगी 5/6। एलसीएम 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ये 2 है ये 3 है, तो एलसीएम आ गया आपके पास 6, और ये 2 × 3 ये 3 आ गया, 3 × 2 तो ये 2 आ गया, यानी 5/6। तो अभिक्रिया की कुल कोटि जो है वो 5/6 होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव कर रहे हैं। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में 4 अंतर हो जाएंगे। अणुसंख्यता क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या। कोटि क्या है, जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हो जाता है। फिर अणुसंख्यता जो है वो हमेशा पूर्णांक होती है, कोटि भिन्नों में हो सकती है। अणुसंख्यता शून्य नहीं होती, कोटि शून्य हो सकती है। अणुसंख्यता सैद्धांतिक है, कोटि प्रायोगिक है। और अणुसंख्यता द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारण या क्रियाविधि निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी अणुसंख्यता पर वेग निर्भर नहीं करता, जबकि कोटि पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इस तरह 5 अंतर आपके पास बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया 2SO2 + O2, O2 के ब्रैकेट में दे दिया गया आधिक्य, O2 का आधिक्य है इक्वल टू 2SO3 के लिए प्रत्येक अभिकारक की कोटि बताते हुए वेग नियम लिखिए। तो वेग नियम क्या बनेगा, वेग समानुपाती SO2, SO2 के कितने अणु हैं देख लो, 2 हैं, तो इसकी पावर 2 कर दो, और O2 का आधिक्य है, और जिसका आधिक्य होता है उसकी कोटि कितनी होती है, जिसका भी हम आधिक्य लेते हैं उसकी कोटि कितनी होती है, जिसका आधिक्य होता है बिल्कुल उसकी कोटि होती है 0, शून्य है, क्योंकि उसकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ O2 की कोटि आप 0 कर देंगे, O2 की कोटि 0 कर देंगे, शून्य कर देंगे, O2 की पावर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार वेग समानुपाती SO2 की स्केयर आ जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो। वैसे तो दाब का प्रभाव आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दाब के प्रभाव से क्वेश्चन आता है। अब आप देखें, अगला क्वेश्चन कहता है अमोनिया का विघटन दाब द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है। अमोनिया का विघटन दाब द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है। अमोनिया को तोड़ना है आपने, तो अमोनिया का टूटने की समीकरण है 2NH3 N2 + 3H2, 2NH3 = N2 + 3H2। अब दाब का प्रभाव देखें, ये मान लो एक पात्र है, पात्र का आयतन है, अगर मैं दाब बढ़ा दूं तो मैं जैसे ऊपर वाले हाथ पे दाब बढ़ाऊंगा तो आयतन में कमी आ जाएगी, दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी आती है। दाब कम करते हैं तो आयतन बढ़ता है, दाब कम कर देंगे तो आयतन बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है ये। तो दाब बढ़ा देंगे तो आयतन में कमी आएगी, दाब कम कर देंगे तो आयतन बढ़ेगा। क्लियर। दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी आती है, दाब कम करने पर आयतन बढ़ता है। अब आप इधर देखें, अमोनिया के कितने मोल हैं, 2 हैं, यानी अभिकारक 2 मोल है। N2 कितने हैं, 1 मोल, और H2 कितने हैं, 3 मोल, तो टोटल कितने हो गए, 4 मोल। अमोनिया के हैं 2 मोल, और N2 और H2 के हो गए 4 मोल, यानी अभिकारक के 2 मोल हैं, उत्पाद के 4 मोल हैं। अब देखें, अभिकारक था 2 मोल, और उत्पाद हो गए 4 मोल। अभिकारक 2 मोल था, उत्पाद हो गए 4 मोल। तो अब बताएं आयतन बढ़ रहा है घट रहा है, आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है, रिप्लाई करें, बढ़ा या घटा। अमोनिया के 2 मोल थे, अभिकारक के 2 मोल थे, और उत्पाद के 4 मोल हो गए, तो आयतन क्या हुआ, बिल्कुल लक्ष्मण, आयतन जो है
वो बढ़ रहा है। बिल्कुल 2 से 4 हो रहे हैं तो मतलब आयतन बढ़ रहा है। और आयतन अगर बढ़ाना चाहते हैं, आयतन बढ़ाना चाहते हैं तो दाब क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर आयतन बढ़ाना है तो दाब क्या करना पड़ेगा, दाब। बिल्कुल दाब कम करना पड़ेगा। अगर आयतन बढ़ाना है तो दाब कम करना पड़ेगा, यानी इस अभिक्रिया में दाब कम करने पर वेग बढ़ेगा। तो इस प्रकार अमोनिया का विघटन दाब द्वारा प्रभावित होता है। दाब कम करते हैं तो वेग बढ़ जाता है और दाब ज्यादा करते हैं तो वेग कम हो जाता है। बहुत सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन आपसे इसी में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अब आप देखें अब क्या होगा। PCl5 बदला है PCl3 प्लस Cl2 में। PCl5 बदला है PCl3 प्लस Cl2 में। PCl5 के कितने मोल, एक मोल, PCl3 का 1 मोल और Cl2 का भी 1 मोल, यानी अभिकारक 1 मोल है और उत्पाद 2 मोल हो गए। अभिकारक 1 मोल है, उत्पाद 2 मोल हो गए। तो बताओ आयतन बढ़ रहा है घट रहा है, आयतन बढ़ रहा है घट रहा है, यही सोचना है बस आपने। आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है। बिल्कुल आयतन जो है वो बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है तो दाब में क्या करोगे, दाब में बिल्कुल दाब में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। दाब में कमी कर देंगे, यानी दाब कम करने पर वेग बढ़ेगा। दाब कम करने पर वेग बढ़ेगा। अब एग्जाम्पल बदल रहा हूं, देखो अब एग्जाम्पल बदल रहा हूं आपके सामने और आपने अभी स्थिति देनी है मेरे को। क्या होगा, समीकरण दे दी 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, ये अभिक्रिया दे दी। अब बताओ क्या हुआ, आयतन में वृद्धि हुई या कमी हुई। 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, आयतन में क्या परिवर्तन आया, पहले तो आयतन बताओ। आयतन, आयतन में क्या परिवर्तन आया है। बिल्कुल आयतन जो है वो यहां कमी हुई है आयतन में, क्योंकि SO2 के कितने मोल हैं, SO2 के 2, SO2 के 2, O2 का 1, तो टोटल हो गए 3, अभिकारक हो गए 3 और उत्पाद हो गए 2, तो 3 से 2 हो गए, यानी आयतन में कमी आई। आयतन में कमी करने के लिए क्या करोगे, दाब। आयतन में कमी करने के लिए दाब का क्या करोगे, बिल्कुल बढ़ा देंगे। दाब बढ़ा देंगे तो आयतन कम हो जाएगा, तो दाब बढ़ा देंगे तो आयतन कम हो जाएगा, यानी इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इसी में एक एग्जांपल और उठाता हूं। समीकरण दे दी गई H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 2HI। अब बताओ आयतन में क्या परिवर्तन हुआ। H2 प्लस I2, अभिकारक कितने हैं, H2 प्लस I2, आयतन में परिवर्तन बताएं क्विकली, क्या परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 0 परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अभिकारक कितने हैं, 2, एक H2 है एक I2 है, अभिकारक 2 हैं और उत्पाद भी कितने हैं, 2 हैं। अभिकारक भी 2 हैं, उत्पाद भी 2 हैं। क्लियर। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब आयतन में कोई परिवर्तन हुआ तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी अभिक्रिया दाब से प्रभावित नहीं होती। तो दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, दाब कम करने पर आयतन बढ़ता है, और अगर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यानी दाब का प्रभाव वहां नहीं पड़ने वाला है। क्लियर, समझ आ गया। तो एक बार हैंड रेज करते हैं सभी स्टूडेंट, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते जाए तो हर चीज आपकी क्लियर होती जाएगी। अगला कहता है शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के मात्रक हो जाएंगे। शून्य कोटि के लिए क्या था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए क्या था, प्रथम कोटि के लिए ये शून्य कोटि का हो गया, प्रथम कोटि का क्या था, सेकंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि का क्या था, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये द्वितीय कोटि का था। तो वेग नियतांक के मात्रक जो है हम आराम से लिख सकते हैं इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस अभिक्रिया की कोटि लिखिए जिसकी अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो प्रथम कोटि, अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो ऐसी अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है।
जिसके वेग नियतांक का मान उसके वेग के समान होता है, वेग नियतांक का मान और वेग का मान बिल्कुल बराबर होता है, तो वो होती है शून्य कोटि। शून्य कोटि, क्योंकि शून्य कोटि के लिए क्या होता है, वेग समानुपाती विकारक की सांद्रता की पावर 0 के। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ के लगाएंगे, आर की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो वेग बराबर के आ जाएगा। यानी वेग नियतांक का जो मान आएगा वो वेग के बिल्कुल बराबर आएगा, अतः वो कोटि शून्य कोटि है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, लघुतरात्मक प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि का 75% पूरा होने में लगा समय इसके 50% पूरा होने में लगे समय का दुगना होता है। हो जाएगा, हैंड रेज करते जाएं। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि के विक्रिया के अर्धायु विकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो प्रथम कोटि के अर्धायु का सूत्र निकाल दोगे, टी हाफ बराबर, टी हाफ आपने निकालना है प्रथम कोटि के लिए, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। ये सिद्ध करते ही, ये उत्तर निकालते ही अर्धायु का सूत्र निकालना है आपने। हो जाएगा, हैंड रेज करते जाएं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि के विक्रिया की अर्धायु विकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। तो यहां भी शून्य कोटि का उत्तर निकालना है, टी हाफ बराबर a/2 के, टी हाफ बराबर a/2 के आया था शून्य कोटि के लिए। ये सिद्ध करना है आपने, ये सारे आपको करवाए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि के विक्रिया 4m से 1m होने में 24 मिनट लगते हैं, 4m से 1m होने में 24 मिनट लगते हैं। तो इस विक्रिया में विकारक की सांद्रता 32m से 4m होने में कितना समय लगेगा। हो जाएगा ये भी। इसमें क्या है, पहले इसमें टाइम निकालना है आपने। तो t बराबर क्या करेंगे, 2.303 बट्टे के लोग a यानी प्रारंभिक सांद्रता 32 और a माइनस एक्स यानी बची हुई सांद्रता, तो बची हुई सांद्रता 4, तो काटेंगे तो ये आ जाएगा लोग 8। अब आपके पास k का मान नहीं है, तो k का मान निकालने के लिए आपको उसने प्रथम स्थिति दी है, ये वाली स्थिति। हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं स्टूडेंट्स, हैंड रेज करते जाएं प्लीज, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकूं। बाकी करके देख लेना, कोई डाउट हो तो आप मुझसे सेंड कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर भी, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। इसको शॉर्ट में देख लो कैसे करोगे, शॉर्ट में भी देख लो ताकि अपने को आंसर पहले ही पता लग जाए। उसने कहा 4m से 1m होने में 24 मिनट लगते हैं, 4m से 1m होने में 24 मिनट लगते हैं। तो प्रथम कोटि के विक्रिया का आधा आधा करते जाया करो। देखो 4 से होगी कितनी 2, 2 से होगी कितनी 1। इसका मतलब यहां तक आने में आपको 24 मिनट लगे, 4 से 1 तक आने में 24 मिनट लगे। इसका मतलब 12 मिनट यहां लगे और 12 मिनट यहां लगे। तो यानी अर्धायु पता लगी आपको कितनी है, 12 मिनट। अर्धायु 12 मिनट है। अब 32 से आपने 4 करना, देखो 32 का आधा होगा 16, यहां लगे 12 मिनट, 16 का आधा होएगा 8, यहां लगे 12 मिनट, 8 का आधा होएगा स्टूडेंट्स आवाज सही आ रही है क्या, हैंड रेज कर दें एक बार, आवाज सही आ रही है क्या। थैंक यू। 8 का आधा होएगा 4, 8 का आधा होएगा 4, तो 12 मिनट लग गए यहां। अब आप देखें, उसने कहा 32m से 4m होने में, तो 32m से 4m होगी यहाँ, कितना समय लगेगा, तो 12 मिनट यहाँ लग गए, 12 मिनट यहाँ लग गए, 12 मिनट यहाँ लग गए, तो यानी 36 मिनट लगेंगे। तो 36 मिनट उत्तर आएगा आपका इस क्वेश्चन का, डिटेल में करेंगे तो आप। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडियम का विघटन एक प्रथम कोटि की विक्रिया है, रेडियम का विघटन एक प्रथम कोटि की विक्रिया है। इसकी अर्धायु का मान 1590 दिया है, तो वेग स्थिरांक आपने निकालना है। तो k बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ, ये सूत्र होता है। और टी हाफ यानी अर्धायु 1590 आपको दी हुई है, तो 0.693 बट्टे 1590, ये आपका आंसर आ जाएगा। 0.693 बट्टे 1590 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समझ आ गया क्वेश्चन ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम। देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 4m से 1m होने में 24 मिनट लग गए, तो इसका वेग स्थिरांक k निकालना है। तो शून्य कोटि के लिए k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। अब t आपको दिया हुआ है 24 मिनट और आपको चाहिए x। x क्या था? उत्पाद। x क्या था? उत्पाद। वापिस देख ले कैसे था। हमने किया था r बदला है p में, प्रारंभ में सांद्रता a, ये 0, फिर ये मान ली थी a माइनस एक्स, तो ये बन गया था x। तो x थी उत्पाद की सांद्रता। कहाँ से बनी? अभिकारक, जितना अभिकारक टूट गया, जितना अभिकारक कम हो गया, उतना वो उत्पाद बन गया। अब देखो, प्रारंभ में अभिकारक था 4m, अब हो गया 1m, 4m से 1m हो गया, तो कितना टूट गया बताओ? जब 4m से 1m हो गया तो कितना टूट गया अभिकारक? 4m से 1m हो गया तो अभिकारक कितना टूट गया? रिप्लाई करें प्लीज। बिल्कुल, 4m से 1m हो गया तो अभिकारक कितना टूट गया? स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स की रिप्लाई आई है अभी तक मेरे पास। 4m से 1m हो गया तो अभिकारक जो है वो 3 टूट गया, बिल्कुल 3m टूट गया। तो जो अभिकारक टूटा है ना वही उत्पाद बने। तो यहाँ आ जाएगा 3/24, 3/24 काटोगे तो 1/8, 3/24 काटोगे तो 1/8 आ जाएगा। तो इस प्रकार के का आ गया आंसर आपके पास 1/8। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 10 सेकंड में 1/3 रह जाती है, 10 सेकंड में 1/3 रह जाती है। तो इसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता कितने समय बाद प्रारंभिक सांद्रता का 1/9 रह जाएगी? तो यानी आपने समय निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। t बराबर 2.303/k लोग प्रारंभिक सांद्रता का 1/9 पूछा है आपसे। मानना प्रारंभिक सांद्रता 1 है तो बची हुई सांद्रता उसकी 1/9 है। प्रारंभिक सांद्रता का 1/9 तो बची हुई सांद्रता कितनी है? 1/9। 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बनेगा? t बराबर 2.303/k लोग 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और पावर कहाँ आ जाती है लोग वाली? आगे, ये पावर आगे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? t बराबर 2 इंटू 2.303/k log 3, ये बन गया। अब आपको k का मान चाहिए, तो k का मान निकालने के लिए आपको प्रथम स्थिति दी गई है। प्रथम स्थिति क्या कहता है? प्रथम स्थिति में k बराबर 2.303/t आपको दिया 10 सेकंड लोग, तो 10 सेकंड में अभिकारक की जो सांद्रता है वो 1/3 रह गई। तो मानना प्रारंभिक सांद्रता 1, तो बची हुई 1/3, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो k बराबर 2.303/10 log 3, log 3। अब 10 इधर ले जाएं और k इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? 10 बराबर 2.303/k log 3। तो यानी 2.303/k log 3 का मान 10 होता है। तो ये पढ़ा देखो, इसका मान 10 आ गया आपके पास। देखो 2.303/k log 3, इसका मान आ गया 10। तो यार 10 पुट कर दें तो t बराबर 2 इंटू 10 यानी 20 सेकंड लगेंगे। क्लियर? समझ आ गया है? समझ आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दें प्लीज, बहुत आसान काम है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर पेपर में आता है ना तो चुनिंदा स्टूडेंट्स करके आएंगे। 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो चुनिंदा स्टूडेंट करके आएंगे। मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अभिक्रिया 2a प्लस उत्पाद इक्वल टू में a की सांद्रता 2m है, a की सांद्रता 2m है और वेग नियतांक 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग निकाला जाता है वेग नियम से। तो वेग समानुपाती a। अब आपने a की पावर सोचनी है, a की पावर सोचनी है। तो ये नहीं करना कि आपने a की पावर 2 कर दो, यहां से नहीं सोचना। वेग नियतांक का मात्रक देखो,
क्या कहता है वेग नियतांक का मात्रक? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका मतलब शून्य कोटि है तो पावर जीरो लगेगी, यहाँ पावर जीरो लगेगी और समानुपाती का निशान हटाओगे तो के लगाओगे, के, तो वेग बराबर के आएगा और के का मान आपको दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁴, यानी वेग भी इतना ही आएगा 2.5 × 10⁻⁴। क्लियर? 2 मिनट में हम वापस जुड़ रहे हैं, 2 ही मिनट में। नौवां क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। अभिक्रिया 2A = उत्पाद में एक की सांद्रता 2m है और वेग नियतांक 2.5 मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है। ए की सांद्रता 2m है और वेग नियतांक 2.5 × 10⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है। अब आप देखें, ये दिया हुआ आपको मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो ये शो करता है किसको? द्वितीय कोटि को, यानी इस बार कोटि 2 है। पहले आपने वेग नियतांक का मात्रक देख के कोटि पहचाननी है, कोटि 2 है, तो कोटि 2 है तो कैसे लिखेंगे? वेग समानुपाती ए की स्केयर, कोटि 2 है तो पावर 2 हो जाएगी, वेग बराबर के ए स्केयर। अब आपको के दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁴, तो वेग बराबर 2.5 × 10⁻⁴। ए स्केयर, ए की सांद्रता 2m दी हुई है तो इंटू 2 तो 2 × 2 4, क्योंकि 2 की स्केयर है, इस बार ए की स्केयर है तो ए की स्केयर है तो 2 × 2, 2 × 2 4, 4 को 2.5 से गुणा करेंगे 10, तो 10 × 10⁻⁴, यानी सोल्व करेंगे 10⁻3। तो इस प्रकार से हमारा 9th क्वेश्चन हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन देखें, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? अभिक्रिया 2A = उत्पाद में एक की सांद्रता 2m है, एक की सांद्रता 2m है और वेग नियतांक 2.5 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है, तो इसका मतलब सेकंड इनवर्स है। सेकंड इनवर्स है तो कोटि कौन सी है इसकी? प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि, तो कैसे लिखेंगे? वेग समानुपाती ए की पावर 1 के। पहले कोटि पहचाननी है आपने, ये विशेष ध्यान रखना कि पहले हमने कोटि पहचाननी है। वेग समानुपाती ए की पावर 1 के, समानुपाती का निशान हटाओगे तो के लग जाएगा, वेग बराबर के ए। अब के का मान आपको दिया हुआ है कितना? 2.5, तो वेग बराबर 2.5 × 10⁻⁴ और ए की सांद्रता आपको दी हुई है कितनी? 2, तो ए की सांद्रता 2, पावर 1 है तो एक बार ही लिखना है, पावर 1 है तो एक बार ही लिखना है। अब 2.5 को 2 से गुणा करें, 2.5 को 2 से गुणा करें तो 5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, तो यानी वेग आ गया 5 × 10⁻⁴। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक में शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? देखो, वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता की पावर 0 के, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की 0 घात के समानुपाती होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को बता रहा है, अभिकारक की सांद्रता की 0 घात के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके वेग नियतांक का सूत्र परिकलित करना है, यानी आपको ये फार्मूला निकालना है के बराबर 2.303/T log A/A-x। ये प्रूव करना है कैसे आया है, हो जाएगा। ये आपको एक एक समाकलन करके मैंने बताया है, प्लस माइनस कैसे लगाना है आपने, हो जाएगा। हैंड रेज कर दें स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है?
वेग समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता की पावर 1 के। यानी वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके वेग नियतांक के सूत्र का परिकलन कीजिए। तो वेग नियतांक का सूत्र क्या था? K बराबर 2.303 बटे, सॉरी वो शून्य कोटि है, ऊपर शून्य कोटि का परिकलन करना है, तो शून्य कोटि के लिए लिखेंगे, शून्य कोटि का परिकलन करना है, शून्य कोटि का, तो शून्य कोटि का K इक्वल टू एक्स अपॉन टी आया था, K इक्वल टू एक्स अपॉन टी। यहाँ प्रथम कोटि का करना है, K बराबर 2.303 बटे टी log A अपॉन A माइनस एक्स। क्लियर? वो बाई मिस्टेक मैं प्रथम कोटि समझ गया था, ऊपर शून्य कोटि दी हुई है आपको। हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मैं अगला पार्ट बता रहा हूं इसका। भिन्न भिन्न समय पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का सूत्र लिखिए। ये देखो कैसे लिखेंगे, अब इसको समझो। हम लिखते हैं आर बदला है पी में। अब भिन्न भिन्न समय पर कह रहा है वो, आर बदला है पी में। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? ए। उत्पाद कितने होते हैं शुरू में? 0। उत्पाद होते हैं शुरू में 0। अब भिन्न भिन्न समय, तो T1 समय पर, T1 समय पर, T1 समय पर मानना कि इसका X1 भाग टूट गया। कितना भाग टूट गया? X1। तो उत्पाद बन गया X1। T2 समय पर, T2 समय पर मानना कि इसका X2 भाग टूट गया, तो A माइनस X2 और उत्पाद बन गया X2। क्लियर? T1 समय पर मानना इसका X1 भाग टूट गया तो उत्पाद बन गया X1। T2 समय पर मानना इसका X2 भाग टूट गया तो उत्पाद बन गया X2। अब आपने जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखनी है ना, वो इस पार्ट के लिए लिखनी है, इस पार्ट के लिए, भिन्न भिन्न समय पर, इस हिस्से के लिए। अब ऊपर वाला आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि अब देखो आपको क्या कहा उसने। उसने कहा भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न समय पर यानी T1 और T2 समय पर, T1 और T2 समय पर, यानी इतने हिस्से में आपने अभिक्रिया लिखनी है। कैसे लिखूंगा? देखो, K बराबर 2.303 बटे टी था ना, बटे में T। अब देखो T1 से T2 आए, अगर T1 से T2 आए तो टाइम कितना लगेगा? T2 माइनस T1। मान लो यहाँ 5 सेकंड थे, T1 5 सेकंड था, T2 15 सेकंड है, तो कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड से 15 सेकंड आए तो कितने सेकंड लगेंगे? 10 सेकंड लगेंगे। T2 माइनस T1 किया लोग। अब हमने पहले लिखा था ए प्रारंभिक सांद्रता थी, यहां ए लिखा था, ए प्रारंभिक सांद्रता थी। अब इस हिस्से में देखना है आपने, इस हिस्से में, सिर्फ इतने हिस्से में, इतने हिस्से में प्रारंभिक सांद्रता ए माइनस X1 है, प्रारंभिक सांद्रता ए माइनस X1 है, और ए माइनस एक्स जो है बची हुई सांद्रता थी, तो लास्ट में कितनी बच गई? ए माइनस X2 बच गई। ये लो, ये प्रूव हो गया। ये प्रथम कोटि के लिए भिन्न भिन्न समय का सूत्र आ गया। समझ आ गया कैसे लिखा है? तो हैंड रेज कर दें प्लीज। और नहीं आया है तो अपना माइक ऑन करके आप कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो भिन्न भिन्न समय पर बड़े आराम से आप लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर वेग बढ़ता है, ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो टकरें बढ़ती है, टकरें बढ़ती है तो वेग बढ़ता है। विकिरण, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब कहते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 2012 से लेकर 2020 तक के प्रश्न हमने वो डिस्कस करने हैं, जिसमें से ये रेड इंक से जो आपको क्वेश्चन सेंड किए हैं मैंने, ये आपके सिलेबस में 2021 की परीक्षा में नहीं है, इसलिए ये आपने रेड वाले डिस्कस या सोल्व नहीं करने हैं। 2021 के एग्जाम के लिए इन्हें हटा दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। इस कथन को अभिक्रिया निर्देशांक व ऊर्जा वक्र बनाकर समझाइए। तो वो ग्राफ बनाना है। इधर तो आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा और इधर आ जाएगा अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक, और ये ग्राफ बनाया था हमने। यहां आ जाएंगे अभिकारक, यहां आ जाएंगे उत्पाद, और
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थी देहली ऊर्जा, ये पूरी थी देहली ऊर्जा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हिस्सा, ये थी अभिकारकों की औसत ऊर्जा। पहले से अभिकारकों के पास कुछ ऊर्जा है। और ये वाला जो भाग था, बचा हुआ भाग, ये थी सक्रियण ऊर्जा ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा थी। अब हमने क्या किया, उत्प्रेरक की उपस्थिति की। उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। तो आपने इस बार जो ग्राफ बनाना है वो ये बना देना है और इसकी सक्रियण ऊर्जा दिखा देनी है। ये सक्रियण ऊर्जा है, EA1 कर देना इसको, EA1 यहाँ लिख देना। EA1 क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो ग्राफ से पता लग जाना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या कर रहा है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर रहा है। तो आप इसको यूं लिख दें कि ये वाला जो वक्र बनाया है ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति थी, इसमें उत्प्रेरक नहीं था, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। और ये वाला जो वक्र बनाया है ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति। क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने बता भी देना है कि उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कोई डाउट हो तो आप लोग अपना माइक ऑन करके बिल्कुल क्वेश्चन तुरंत पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता 0.4 और वेग स्थिरांक 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो वेग स्थिरांक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया है। कोटि क्या हो जाएगी बताओ, कोटि हो जाएगी, क्या कोटि हो जाएगी, जब वेग नियतांक का मात्रक आपको मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया है। तो कोटि रिप्लाई करें प्लीज। बिल्कुल कोटि हो जाएगी क्या, 0। कोटि यहां हो जाएगी 0, 0 कोटि हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 0। तो कैसे लिखेंगे, वेग अर्धायुकाल निकालना है आपको, अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल का सूत्र क्या था 0 कोटि के लिए, T½ बराबर A/2 के, A/2 के। A दिया आपको 0.4 और K आपको दिया 2.5 × 10⁻⁴। तो ये सोल्व कर दे, 2.5 × 10⁻⁴ और आंसर आप निकाल दें। 2 का 2 आ गया और K का मान रख दिया और ऊपर A का मान यानी प्रारंभिक सांद्रता आपको 0.4 दी है, उत्तर आ जाएगा। फिर कहता है एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण देकर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण देना है। CH3COO(C2H5) + HOH अम्लीय माध्यम लेना है, मैंने जैसा कल बताया था आपको। तो एसिटिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल, ये समीकरण आ जाएगी। और उसके बाद बता दें इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता 2 है, अणुसंख्यता 2 है, परंतु कोटि कितनी है, 1 है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता 2 और कोटि 1 होगी उसे हम छद्म एकाणुक अभिक्रिया बोलेंगे, छद्म एकाणुक अभिक्रिया बोलेंगे। और इसमें कोटि 1 क्यों है, क्योंकि इसका वेग जो है वो जल की सांद्रता पर निर्भर क्यों नहीं करता, क्योंकि जल का क्या है, इसमें आधिक्य है और जिसका आधिक्य होता है उसकी कोटि 0 होती है। अतः अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा। तो ये सारी बातें उसको क्लियर कर दें। नेक्स्ट कहता है 0 व प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। तो 0 कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और प्रथम कोटि के लिए होती है ओनली सेकंड इनवर्स। फिर कहता है अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया की अर्धायु जिस पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण से अर्धायु निकालनी है। तो वेग समीकरण क्या है, K बराबर 2.303/T log A/A-x। यहाँ से आपने अर्धायु निकालनी है। तो हमने लिखा था जब T बराबर T½ है तो x बराबर A/2 होगा। और ये सारा पुट करने के बाद आपने सिद्ध कर देना है T½ बराबर 0.693/K, ये आपको निकालना है।
हो जाएगा, हैंड रेज कर दें एक बार, क्योंकि सारी बातें आपको बताई हुई हैं, कहीं आपको मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट, निम्न अभिक्रियाओं की कोटि दीजिए। कृत्रिम नाभिकीय क्षय प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम पर अपघटन। अब देखो, जब भी धातु उत्प्रेरक दिया हो ना, जैसे तप्त प्लेटिनम, धातु उत्प्रेरक दे दे तो हमेशा शून्य कोटि करके आनी है। या प्रकाश की उपस्थिति दे दे, जैसे H2+Cl2, एरो के निशान पर लिख दे प्रकाश की उपस्थिति 2HCl, तो ये शून्य कोटि करके आनी है। प्रकाश की उपस्थिति दे दे तो भी शून्य कोटि करके आनी है, धातु उत्प्रेरक दे दे तो भी शून्य कोटि करके आनी है। एथीन का हाइड्रोजन प्रथम कोटि है, N2O5 का अपघटन प्रथम कोटि है। ये एग्जाम्पल तैयार कर लेना आप लोग। और ये शून्य कोटि थी, वैसे तो बताया कि ये शून्य कोटि है, पर ये फिर भी नोट कर देता हूँ, वापिस शून्य कोटि थी। तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल तैयार करने हैं। एग्जाम्पल जो है बुक में आपको दिए हुए हैं, उसको जरूर तैयार करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अभिक्रिया की अर्धायु क्या है, हो जाएगा, जिस पर आधे अभिकारक उत्पाद बदल जाते हैं। वेग समीकरण से पुष्टि करनी है प्रथम कोटि में कि इस अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ये वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया था। आप प्रूव करोगे TF बराबर 0.693/K, सिद्ध करना है इसको, और इसमें बता देंगे फिर कि अर्धायु जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है, तो कोटि प्रथम कोटि होगी। अगला कहता है अवकल वेग समीकरण, तो अवकल वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, वेग बराबर अभिकारक के लिए माइनस का निशान लगाएंगे, -1/2 dA/dt बराबर, अभिकारक है BB, इसके लिए भी माइनस का निशान, dB/dt। और उत्पाद अगले ने दिया नहीं, सीधा लिखा है उत्पाद। अगर वो यहाँ C वगैरह कुछ लिख देता तो उसका भी लिख देते, नहीं तो इतना छोड़ देना है आपने। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 10 सेकंड है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 10 सेकंड है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध K बराबर 0.693/T12, और T12 आपको दिया है 10, तो आप यहाँ 10 पुट कर दें तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.0693। तो इस प्रकार से वेग स्थिरांक की गणना हो गई। और मात्रक आप लिख देना है, क्योंकि ये सेकंड दिया है तो यहाँ सेकंड इनवर्स लिख दें, ये मिनट दिया होता तो यहाँ मिनट इनवर्स लिख देते, ये घंटे दिया होता तो यहाँ घंटे इनवर्स लिख देते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हो जाएंगे। अभिकारकों की सांद्रता है, ताप का प्रभाव है, उत्प्रेरक की उपस्थिति है, विकिरण का प्रभाव है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये आपको बताए हुए हैं। वेग नियम की परिभाषा, वेग नियम क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, जिसकी जो घात है वो रस समीकरण मिति के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बताया था ये आपको, जिसकी घात रस समीकरण मिति के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये वेग नियम आ जाएगा। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो शून्य कोटि के लिए K का सूत्र निकालना है, K बराबर x/T। रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, देख लो आप। और ये क्वेश्चन फाइनली आपके पेपर में आने वाले हैं। शून्य कोटि प्रथम कोटि 100% आएगा। सक्रियण ऊर्जा पर ताप का प्रभाव रेड कलर से दिखाया हुआ प्रश्न है, इसका मतलब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्षु शर्करा छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अभी डिस्कस किया था हमने, जिसकी कोटि और अणुसंख्यता का मान अलग अलग होता है। जिसकी कोटि तो 1 होती है और अणुसंख्यता आप सीधा लिख दे 2 होती है। आप यूं लिख सकते हैं, जिसकी कोटि 1 होती है पर अणुसंख्यता 1 से ज्यादा होती है, ऐसी विक्रिया छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन छद्म कोटि की अभिक्रिया है, छद्म अभिक्रिया है, आभासीय एकाणु का अभिक्रिया है। इक्षु शर्करा, इक्षु ईख से लिया है, ईख यानी गन्ना, इक्षु लिया हुआ है ईख से, ईख यानी गन्ना, और गन्ने से जो शर्करा प्राप्त होती है C12H22O11, C12H22O11 प्लस जल का आधिक्य है, ये टूटता है C6H12O6 प्लस C6H12O6।
तो इसकी अणुसंख्यता तो है 2, एक तो ये और एक ये, पर कोटि इसकी है, कोटि इसकी है कितनी, 1, क्योंकि जल का इसमें आधिक्य है और जिसका आधिक्य होता है उसकी कोटि 0 होती है। रासायनिक समीकरण लिखिए तो रासायनिक समीकरण ये आ गया आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक 5 × 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। तो अर्धायु निकालने प्रथम कोटि की टी हाफ बराबर 0.693/K और K आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर कहता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग नियतांक की इकाई लिखिए। तो वेग नियतांक की इकाई क्या बनी थी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो ये द्वितीय कोटि के लिए बनी थी। अगला कहता है N2O5 = 2NO2 + O2, अर्धायु जो है 6.93 सेकंड है, तो दर नियतांक यानी वेग नियतांक ज्ञात कीजिए। तो N2O5 का अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब यहाँ पता होना चाहिए आपको ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। N2O5 का जो अपघटन है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और आपको अर्धायु दे दी गई 6.93, दर नियतांक निकालना है तो K बराबर 0.693/T हाफ और T हाफ आपको 6.93 दी है, 0.93/6.93 यानी 10 आ जाएगा, 1/10 सॉरी 1/10 यानी 0.1 और सेकंड दिया है तो सेकंड इनवर्स कर देना, 0.1 सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। अब देखो वही ग्राफ आ गया उत्प्रेरक वाला। क्या कहता है, उपरोक्त आलेख में x और y किसे दर्शाते हैं। x क्या है, देखो x ये रहा, तो x दर्शाता है संकीर्ण ऊर्जा को, और y किसे दर्शाता है, y ये रहा, y दर्शाता है अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊष्मा को, निकलने वाली ऊष्मा को, निकलने वाली ऊष्मा को, अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊष्मा कैसे पता लगता है। देखो ये बताया हुआ आपको, देखो ये ग्राफ है, ये अभिकारकों की औसत ऊर्जा तो ये है। अब आप देखो अभिकारकों वाली साइड छोटी है, उत्पाद वाली साइड बड़ी है, अभिकारकों वाली साइड छोटी और उत्पाद वाली साइड बड़ी है, इसका मतलब इसमें ऊष्मा निकली है, इसमें ऊष्मा निकली है, क्योंकि उत्पाद वाली साइड बड़ी कर देना तो इसका मतलब ऊष्मा निकली है, ऊष्मा निकली है तो यानी ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कितनी ऊष्मा निकली है देखो, कैसे पता लगेगा, ये अभिकारकों का निशान है, ये अभिकारकों का निशान है, ये उत्पादों का निशान है, दोनों के बीच का जो अंतर है उतनी ऊष्मा निकली है, उतनी ऊष्मा निकली है, तो ये निकलने वाली ऊष्मा को बता रहा है। अब आप देखो अगर मैं अभिकारकों वाली साइड बड़ी कर देता, यानी ग्राफ यूं बना देते अपने, तो ये होती संकीर्ण ऊर्जा, ये होती है अभिकारकों की औसत ऊर्जा, लेकिन अभिकारकों और उत्पादों के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता वो होता अभिकारकों को दी गई ऊष्मा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये अभिकारकों वाली साइड बड़ी करोगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, उत्पादों वाली साइड बड़ी करोगे तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। फिर कहता है उपरोक्त आलेख में चिन्हित x की परिभाषा दीजिए। तो संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा देनी है जो 2021 के एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा हटा दी गई है। वैसे मैं बता देता हूं आपको, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पहाड़ चढ़ना ही जरूरी है, यहां तक पहुंचना जरूरी है, उत्तर तो बड़े आराम से जाएंगे। क्लियर। तो वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए। तो कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हो जाता है, या आप कह सकते हैं वेग नियम में अभिकारकों की जो सांद्रता की घात होती है उनका योग कोटि कहलाता है। वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता की जो घात होती है उनका योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यही हमने पढ़ा है, घातों का योग कोटि होता है।
रेड वाला नहीं करना है आपने। फिर प्रथम कोटि के विक्रिया का 99.9 अर्धायु यानी 50%, टी 50%। तो ये आप लोग करके देखेंगे 99.9 यानी टी 99.9, तो बचेगा कितना 99 पूरा होगा, 99.9 पूरा होगा तो बचेगा 0.1, और ये 50% पूरा हो तो बचेगा 50। ये प्रूव करके देखेंगे। कोई डाउट होगा तो कंसल्ट करेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और आपने करके देखना है इसको, और बिल्कुल आपका उत्तर आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ कैसे आएगा। आप जब T50 पुट करेंगे ना तो आएगा 2.303 बट्टे के लोग प्रारंभ में माना 100, बची हुई 50, 100 बटे 50 काटेंगे तो यहाँ आएगा 2, log 2। आप log 2 का मान पुट कर देना, log 2 का मान पुट कर देना। log 2 का मान होता है 0.3, log 2 का मान होता है 0.3010। आप 0.3010 पूरा पुट करने की बजाय आप 0.3 यहाँ पुट कर देना। log 2 का मान 0.3 पुट कर देना। क्लियर। और फिर T99.9 निकालना, फिर निकालना T99.9, उसके बाद T99.9 निकालना, और फिर आप सोल्व करके देखना, आपका उत्तर आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना। फिर टक्कर सिद्धांत हटा दिया गया है, सह था इसका ही। इसी में प्रथम कोटि की विक्रिया का 75% पूरा होने में लगा समय अर्धायु यानी T 50% का दुगुना होता है। ये हमने प्रूव किया है। ये वाला करके देखना है आपने, 99.9 वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.72 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है। सेकंड इनवर्स है तो कोटि प्रथम होगी, सेकंड इनवर्स है तो कोटि प्रथम होगी। देहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। देहली ऊर्जा कुल ऊर्जा होती है। वैसे आपके इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बताया आपको ग्राफ के अंदर देहली ऊर्जा। प्रथम कोटि के विक्रिया के 20% वियोजन में 40 मिनट लगते हैं, तो इसकी अर्धायु क्या होगी? अर्धायु यानी T 50% आपने निकालना है। T 50% होता है 0.693 बटे के। अब के आपको चाहिए तो के के लिए आपको ये दिया हुआ है, के बराबर 2.303 बटे 20% वियोजन में 40 मिनट लगते हैं, तो टी दिया 40 मिनट, वियोजन हो गया 20, तो बचा कितना 80। वियोजन 20 हो गया तो बचा 80, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ये बन गया log 10 माइनस log 8, बटे वाला log माइनस में आ जाता है, log 10 माइनस, ये बन गया log 10 माइनस log 8। log 10 का मान 1, log 8 का मान 0.9030, और घटाओगे तो 0.097। ये लोग वाले मैंने आपको भेजे हुए हैं ग्रुप के अंदर, वापस भेज दूंगा। लोग सोल्व करके देखें तो यहाँ पुट कर देंगे 0.097, ये सोल्व हो जाएगा 10/8 का 0.097। उसके बाद के का मान यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। हैंड रेज कर दे, समझ आ गया तो कैसे किया है, और करके देखना है आपने। जो क्वेश्चन है ये सारे, किसी अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है? जिस पर आधे विकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। कोटि और अनुसंगता में 2 अंतर, 4 अंतर मैं पीछे बता चुका हूं आपको। A = B अभिक्रिया के लिए विकारक की सांद्रता 0.05 m से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.03 m हो जाती है। औसत वेग की गणना करनी है। औसत वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। पहले कितनी थी सांद्रता? 0.05, अब कितनी हो गई? 0.03। परिवर्तन कितना हुआ? 0.02 का। टाइम कितना लगा? 20 मिनट। तो एक बार तो ये उत्तर निकाल दोगे मिनट में, और एक बार सेकंड में। सेकंड में लिखोगे तो सांद्रता में परिवर्तन 0.02, पहले 0.05 थी, अब 0.03 हो गई, तो परिवर्तन हुआ 0.02 का। कितना समय लगा? 20 × 60 सेकंड। सेकंड बना के लिख देना है उसको, और उत्तर निकाल देना है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम कोटि की विक्रिया की परिभाषा। तो जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की विक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया वेग व विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है वेग नियतांक, वेग नियतांक। और अभिक्रिया वेग अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। फिर कहता है प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो आपको मैंने पहले बताया था धातु तो प्रेरक जब आएगा तो कोटि शून्य होगी। N2 और H2 के उत्पादन की दर क्या है जब वेग स्थिरांक का मान इतना है? आपको N2 और H2 के उत्पादन की दर बतानी है। तो समीकरण है N2 + 3H2 = 2NH3, और इसके लिए क्या लिखेंगे? अमोनिया का अपघटन कर रहे हैं हम लोग, अमोनिया का अपघटन लिखना है।
तो क्या समीकरण है, 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2 ये। तो वेग बराबर N2 और H2 की वैल्यू निकालें, सिर्फ इसी के संदर्भ में लिखें। फिर उत्पाद है तो निशान लगाएंगे प्लस का, N2 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, उत्पाद है तो निशान लगाएंगे प्लस का, और गुना वाली राशि बट्टे में H2 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। अब आप देखें, आपको वेग नहीं दिया, आपको वेग स्थिरांक दिया है, वेग स्थिरांक दिया है, और क्योंकि कोटि शून्य है तो शून्य कोटि का वेग और वेग स्थिरांक बिल्कुल बराबर होते हैं, अतः आपको ये वेग ही दिया है। समझ आ गई ये बात, क्योंकि शून्य कोटि में वेग बराबर के होता है, शून्य कोटि में वेग और के बराबर होते हैं, तो आप ये वेग का मान यही लिख देंगे 1.72 इंटू 10 की -4। तो N2 का वेग तो आ गया आपके पास ये 1.72 इंटू 10 की -4, और H2 के लिए आपने ये निकालना है H2 का वेग, तो ये बट्टे वाला 3 जो है इधर आके गुणा में आ जाएगा, इधर बट्टे में जो 3 है वो इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो N2 के लिए तो उत्तर यही आ जाएगा। और जब आप H2 में के लिए निकाल लेंगे तो जो बट्टे वाला 3 था वो उधर गुणा में चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 इंटू 1.72 इंटू 10 की -4। क्लियर, समझ आया है? तो एक बार हैंड रेज कर दें, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन करके बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चंस, आप फिर भी एक बार करके देख लेना, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। शाम की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो मिलते हैं शाम की क्लास में 8 बजे। धन्यवाद।